देखिए बोर मॉडल, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बोर, क्या नाम था इनका? नील बोर, ठीक है। NEILS, यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया है, नील बोर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका है 1913, 19 कितने में 13 में ये बताए थे कि रदरफोर्ड जो बताए, जो मॉडल बताए थे एटम का, ऊपर पहले पढ़े ना, वो मॉडल क्या था, वो गलत था, ठीक है। वो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या किए, जो सही है वो चीज को बताएं, उसके बारे में बताया बहुत कुछ। पहला पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट सा चीज है, ये याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है? अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट। कहने का मतलब है कि ये आपका जैसे सन है, और सन के चारों साइड अर्थ जो है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है ना। सेम वैसे ही ये ई फॉर इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, और अंदर में इसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना दीजिए इस जगह पे। ये आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चारों साइड रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे ये याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों साइड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। परिक्रमा, जो जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, जो मंदिर में हम लोग जैसे परिक्रमा करते हैं ना, वैसे ही ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। आउट ऑफ द सेवरल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट। और हाँ, अभी जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रैक है, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल आपका छोटा सा, पहले हम न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या चीज है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब इस तरह से ऑर्बिट बना हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है। एक ऑर्बिट हो गया, फिर दूसरा ऑर्बिट हो गया। तो ये जो ऑर्बिट बना हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस ऑर्बिट पे नहीं आ सकता है। इसका अपना फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। वो भी धीरे धीरे हम बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या बोले हम अभी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। और पहला ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा, अपना जो ऑर्बिट होगा वही ऑर्बिट में ही जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं आपको, ये है सन, और सन का रिवॉल्यूशन कौन कर रहा है? मरकरी कर रहा है, ठीक है। ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे कि जैसे मरकरी है, तो ये नहीं कि मरकरी उठ के मरकरी के बाद वीनस में चला जाए, ठीक है। ये मरकरी का अपना ऑर्बिट है, ये नहीं कि वो वीनस में चला जाएगा। लेकिन एक प्लेनेट ऐसा था जो ऐसा काम कर रहा था, प्लूटो। प्लूटो क्या कर रहा था कि वो दूसरे के ऑर्बिट में चला जा रहा था, इस वजह से प्लूटो को क्या किया गया? उसको प्लैनेट से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट में बदल दिया गया, ठीक है। तो फिलहाल उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। नॉर्मली आपको ये समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो अपना ऑर्बिट का हो, वो दूसरे ऑर्बिट पे नहीं घुसेगा, वो केवल और केवल अपने ही ऑर्बिट पे घूमता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट, द अलाउड ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विथ अ डेफिनिट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, therefore these orbits are called stationary states और एनर्जी लेवल। तो सबका ये जो आपका हम अभी बताएं कि ऑर्बिट फिक्स्ड है, वो उसका स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेट, ठीक है। या फिर एनर्जी लेवल, या फिर सेल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और उस सेल को, ये जो सेल्स है, इस सेल्स को के सेल, एल सेल, एम सेल, एन ओ, ये सब में बांटा गया है, ठीक है। नील बोर के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो ये देख सकते हैं कि कॉपेनहेगन, ये डेनमार्क से वो, मतलब वहां से थे, वो पैदा हुए थे वहां पे, और वो पीएचडी भी कर चुके थे, ठीक है। बस इतना ही। और वो रदरफोर्ड के साथ काम भी किए थे, नोबेल प्राइज भी मिला था उनको फिजिक्स में 1922 में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए एनर्जी लेवल है, जैसे 1 2 3 4 5 होता है एक्सेट्रा, वैसे ही आपका यहाँ पे फर्स्ट जो है वो के से माना गया है। के एनर्जी लेवल जो है, के एल एम एन ओ। तो के किसके लिए? फर्स्ट के लिए, एल सेकेंड, एम थर्ड, और एन फोर, ओ फाइव। बस
बस इतना ही काफी आपके लिए। देखिए, as long as electron revolve in the allowed energy level or cell, it does not radiate energy. That is, the energy of an electron remains constant in a particular orbit. ये क्या कर रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूम रहा है। ये रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी को, ठीक है, वो क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जब भी वो जंप करेगा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, ठीक है, ये जंप भी करता है एक्साइटेड स्टेट में, याद रखेंगे जो नॉर्मल रहेगा वो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये अभी आप फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। और जब अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जब जाएगा तो उसमें वहां पे एनर्जी खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट एब्जॉर्ब एनर्जी बट व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी, ये तो एक लोअर से हायर में था, और जस्ट उसका उल्टा बोल रहा है कि जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, ये इमिट करेगा। फिर से समझिए, जब हायर, ये आपका लोअर है, लोअर से हायर में जा रहा है, लोअर से क्या कर रहा है, हायर में जा रहा है, ठीक है, ठीक, लोअर से हायर में जाएगा, तब ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। जबकि जबकि जस्ट उल्टा हो जा रहा है, अगर हायर से लोअर में जा रहा है तब फिर वो क्या करेगा, इमिट करेगा, एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इमिटेड। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बस आप लास्ट में ये पॉइंट आप कर सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब एक जगह से दूसरे जगह जा भी रहा है, एनर्जी इज लॉस्ट और गेन, या तो एनर्जी लॉस करेगा या फिर गेन करेगा इन डेफिनिट डिस्क्रीट पैकेट, और जो एनर्जी जितना खर्च करेगा उसको फोटोन बोलेंगे। तो फोटोन क्या है, याद रखिएगा, एनर्जी का पैकेट है, ठीक है, फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, याद रहेगा। चलिए अब ये देखिए किस तरह से घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो फर्स्ट वाला ऑर्बिट, सेकेंड वाला ऑर्बिट, ऐसे कर करके रोटेट करते रहेगा, ठीक है, रोटेट नहीं, रिवॉल्यूशन। अब आता है एटॉमिक नंबर के बारे में। तो आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अब ये 6 जो एटॉमिक नंबर है, यही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, यही इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करेंगे, जेड से। कोई भी एटम, मतलब कि कोई भी एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर अगर हम लोग को डिनोट करना हो तो किससे डिनोट करता है, जेड से, ठीक है। पहला चीज यहाँ पे याद रख लेना है, एटॉमिक नंबर किससे कहता है, तो आपको बस इतना ही बोलना है कि द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेगा, यानी कि जितना प्रोटॉन लेके चलेगा बाय द न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, कहाँ पे प्रेजेंस रहता है प्रोटॉन, वो रहता है न्यूक्लियस पे। ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहेंगे ऑफ द एटम, ठीक है। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वही कहलाएगा जिसको हम लोग जेड से डिनोट करेंगे। इसके अलावा प्रोटॉन क्या करेगा, वन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। वही बात बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर जो भी होगा वो उतना ही होगा जितना वो प्रोटॉन होगा, जो हम अभी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। प्रोटॉन ही क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन हो गया। Since the atom is electrically neutral, the number of protons and electrons is equal in an atom. ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है, ये याद रहेगा। अब आपको पता है प्रोटॉन में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना भी एटम है, जितना भी एलिमेंट है, सारा का सारा क्या है, सारा का सारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कैसे होगा भाई, जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होगा तभी वो न्यूट्रल होगा। इसका मतलब है
प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन भी होगा और 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा, दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं, साफ सुथरा दिखेगा। चलिए ठीक है, ये देखिए यहाँ तक तो क्लियर है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, और जो नंबर है प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, z इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काम खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज मोस्ले जो है, हेनरी मोस्ले कंक्लूडेड दैट द एटॉमिक नंबर z जो है वो क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्योंकि एक आपको बस हम बोल देते हैं 7, तो जैसे ही हम आपको 7 बोल रहे हैं तो आपके माइंड में फटाक से आ जाएगा कि ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ये तो 7 हम लोग को पता चल गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका एटॉमिक मास कितना है 14, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सारा कुछ ये केवल और केवल एक एटॉमिक नंबर से ही उसका पता चल जाता है। जैसे क्लास में अगर हम बोले, एक ही क्लास का बात कर रहे हैं, दूसरे क्लास का नहीं, एक क्लास में अगर हम बोलते हैं रोल नंबर 1, तो केवल और केवल पर्टिकुलरली एक बच्चा के ही बारे में बात होगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे क्लास में रोल नंबर किसी का दो होता है क्या, 5 रोल नंबर 5 रोल नंबर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, एटॉमिक नंबर सबको अपना अपना मिला हुआ है। ठीक है, तो एक कोई भी एटॉमिक नंबर अगर बताता है तो वही फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वहीं से सारा कुछ हम लोग को पता चल जाता है कि उसका कितना एटॉमिक नंबर है, क्या है, सारा कुछ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मास नंबर पे। किसका बात करेंगे, मास नंबर का। मास नंबर में क्या होगा वो चीज, जैसे अभी हम आपको बताएं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है, ये हो गया आपका 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों को मिलाने के बाद जो नंबर आता है उसी को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है उसी को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करते हैं, मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए। और इसका फॉर्मूला बस ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब एक ही साथ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो मास नंबर आपको मिल जाएगा। प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन आपका कितना होता है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर कभी निकालना भी रहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो सिंपली मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई भी पीरियोडिक टेबल में जैसे आप देखेंगे या कहीं शो करना रहता है तो इस तरह से शो किया हुआ रहता है। एटॉमिक नंबर जैसे मान लीजिए ये n है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर नीचे छोटा सा और ऊपर मास जो है वो भी छोटा सा। ठीक है, मास हमेशा बड़ा होगा एटॉमिक नंबर से। एक ही एक्सेप्शनल केस है, वो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 23, 23 यहाँ पे कैसे शो कर रहा है वो चीज को समझिए। अगर सोडियम का बात करें तो यहाँ पे 11 हो गया एटॉमिक नंबर और 23 मास हो गया, मास नंबर। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितना है, 11 है, मास नंबर कितना है 23। और अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहे तो वो क्या करेंगे, मास नंबर से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। ऐसे फॉर्मूला लिखने के लिए तो ऐसे लिखाएगा, ए फॉर मास और माइनस जेड फॉर एटॉमिक नंबर। 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। ये 12 क्या निकल गया, ये निकल गया न्यूट्रॉन। ये क्या निकल गया, 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसे करके आप समझ जाइए। और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से शो किया जाता है। ठीक है,
आगे बढ़िए। कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए। एटॉमिक नंबर 17 है। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। 1 से 30 तक एटलीस्ट एटॉमिक नंबर सारा का सारा याद कर लेना है। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना प्रोटॉन होता है और कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखिए, एटॉमिक नंबर कितना बताया हुआ है? 17, ठीक है ना। तो 17 जैसे ही बोल दिया वैसे ही आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होता ही है, उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी उतना ही होता है, तो दोनों का दोनों 17 हो जाएगा। इसके अलावा 17 अगर प्रोटॉन है और मास नंबर है 27, तो अभी हम बताएं न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिंपली माइनस कर दीजिए। तो 27 में 13 को माइनस कर देते हैं तो 14 आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहते हैं। और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो, उसके लिए भी एक फॉर्मूला बोला गया है, बोर बॉरी ब्यूरी स्कीम, ठीक है। इसमें क्या है कि 2n² का एक फॉर्मूला लगेगा। पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैसे हो रहा है ये भी चीज को समझिए। 2n² इट मीन्स 2 × स्क्वायर 1 का कर देंगे, 2 × 1, और ये सॉल्यूशन हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ पे जब दूसरा ऑर्बिट में देखें तो यहाँ पे 2 रख देना है ऑर्बिट में। 2 2 ज़ा 4 और 2 × 4 ये हो गया 8। फिर 3 3 ज़ा 9, 2 × 9 18। इस तरह से करके ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए वो पता चल पाता है। और आप अगर पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो लास्ट वाले में देखेंगे, जैसे फर्स्ट में 2 है, फिर 10 है, ये हीलियम हो गया, ये नियॉन हो गया। तो आप देखेंगे इस दोनों का गैप जो है ना यहाँ से मैच करेगा। ये देखिए फर्स्ट में 2, फिर 8, ठीक है। 2 + 8 कितना हो गया? 2 + 8 10 हो गया। फिर 10 और यहाँ पे इस तरह से, फिलहाल यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 8 8 होता है। फिर 18 + 18 ये 36 हो जाएगा। ऐसे कर करके ऐड करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो सेल दिया हुआ है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, सब में ऐसे ही बटा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स और 32 मैक्सिमम मतलब कितना रहेगा वो चीज के बारे में बता रहा है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेल हो गया। और याद रखना है कि केवल और केवल हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये सब जो है, लिथियम भी हो गया छोटा छोटा, ये सब क्या है बेचारा, ये लोग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसलिए ये लोग अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसे कहते हैं वो भी चीज समझिए। कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे अंदर में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो फिक्स हो गया, जो बाहर वाला सबसे लास्ट वाला आउटर मोस्ट, ये आउटर, आउटर का मतलब बाहर वाला, और सबसे बाहर तो मोस्ट हो गया, और ऑर्बिट तो पता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो हमेशा याद रखना है, या फिर वो तो डुएट रूल को फॉलो करेगा या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो डुएट रूल बहुत कम ही है, कम ही एलिमेंट है, लेकिन सारा का सारा आपका डुएट रूल ही फॉलो करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे कर रहा है डुएट रूल और ऑक्टेट रूल। तो फर्स्ट सेल के लिए हमेशा हम लोग को कितना देना है इलेक्ट्रॉन? 2, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट जितना भी आएगा उसमें 8 बाहर में ज्यादा से ज्यादा रखना है, और अगर कम भी है तो उसको भगा देंगे। ऐसे करके जब भी हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड, उसमें चार्ज उसी के बेसिस पे आता है। अभी हम बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सब चीज उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो सबसे पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा आपको 8 देना है, सेकंड में ये भी आपका 8 ही हो जाएगा। बचा कितना? 2, ये रह गया इसमें 2, यही इसका 2 भी याद रख लीजिएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं उस एलिमेंट का, ठीक है। और जितना वो देगा या लेगा, क्या देगा और क्या लेगा भाई? इलेक्ट्रॉन जितना वो डोनेट करेगा या गेन करेगा, वही डोनेट और गेन करना ही वो उसका वैलेंसी कहलाता है। जैसे कैल्शियम के पास कितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जा रहा है? 2, क्योंकि ये 2 दे देगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 बचेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो गया? 2। ये सब अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सब तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अभी 2n² के फॉर्म में ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉन भरना है।
अभी देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसमें 1 ही रह गया। 2 है तो 2 रह गया, 3 है तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में सब में 2 ही रखना है, 2 से ज्यादा नहीं रखना है। बस एक हाइड्रोजन बेचारा एक ही है तो एक रखा है, अदरवाइज सब में 2 रखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। फिर सेकेंड ऑर्बिट में जितना बच जाता है वो रख देना है, लेकिन ये देखना है कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे नियोन, नियोन या फिर आप नियोन में कितना है 10 है, नियोन नहीं सोडियम का बात करते हैं 11 है, तो ये नहीं करेंगे। एक सेकेंड हम इसको इरेज कर लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। हम्म, तो ये नहीं कि यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे बचा कितना 9, तो ऐसे 9 नहीं लिख सकते हैं, 9 रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे 8 रखेंगे और जो बच जाता है उसको इधर कर देंगे, ठीक है। सारे में ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पोटेशियम का तो 2 हो गया, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, ठीक है। मान लेते हैं आर्गन का, आर्गन छोड़िए पोटेशियम का ही बात करते हैं। 2 प्लस 8 18, 10 हो गया और प्लस 8 18 हो गया। लेकिन हाँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये नहीं कि कोई बच्चा ऐसे करेगा कि 2 यहाँ रख दिए, 8 यहाँ रख दिए और 9 यहाँ रख दिए, ऐसा करने पे ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रखना कितना 8 ही रखना है, बाकी जो बचेगा उसको फिर अलग कर देना है, ठीक है। और वही उसका बैलेंस ही फिर कहलाएगा। जैसे पोटेशियम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका वैलेंसी भी कहलाएगा और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहलाएगा, ठीक है। कुछ कुछ का जैसे ये देखिए ये 7 है, इसका वैलेंसी का बात करें तो इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये क्या करेगा एक किसी से लेना चाहेगा, ये इसका वैलेंसी कहलाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो ये 7 कहलाएगा, ठीक है। एक एक करके हम इसी में सारा कुछ बता देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। ये हमेशा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन अपने आप को कोशिश करेगा ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, और ऑक्टेट नहीं हो पा रहा है तो ड्यूएट जहाँ पे है वहाँ ड्यूएट करेगा। जैसे यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा में कितना बच जा रहा है 1, तो ये क्या करेगा अपना 1 को डोनेट कर देगा, इसका वैलेंसी कितना हो गया 1, ठीक है। याद रखेंगे इसका वैलेंसी जो हो जाएगा, और इधर लिख दे रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक काम करते हैं इधर ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, लेफ्ट साइड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंसी, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक है तो एक, तो हम आपको क्या बताया कि जितना भी आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसका होता है वैलेंसी का दिक्कत होता है। जैसे ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका वैलेंसी 1 हो गया, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दो या फिर एक किसी से लेके अपने आप को ऑक्टेट रूल में फॉलो कर लो। तो जाहिर सी बात है जो कम दिखेगा वही काम होना है, ये क्या करेगा एक ले लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा गेन कर लेगा, तो इसका बैलेंस 1 हो गया। जैसे ऑक्सीजन का बात करें ये 6 है ना, ये क्या करेगा 6 डोनेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा 2 जो है वो गेन कर लेगा, तो इसका ऑक्सीजन का बैलेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। बस okay। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी समझ में आ गया, आगे इसके बारे में होगा इस तरह का। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको बना लेना है, खुद से बनाना है, और इसमें कुछ वैसा दिक्कत नहीं जैसे ऊपर किया हुआ है, बस उसी को डॉट डॉट में कर देना है। ये जो लिखा हुआ है ना इसी तरह से, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो 287 है। आप आइए क्लोरीन को देखते हैं कहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लीजिएगा, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से काउंट कीजिएगा तो 2 8 और 7 दिखेगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं किसमें प्लस आएगा और किसमें माइनस आएगा। अब यहाँ पे 2 चीज आपको समझना है, सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे Na प्लस लिखा हुआ है, फिलहाल आपको समझना है किसमें पॉजिटिव आएगा और किसमें नेगेटिव आएगा। जो भी इंसान पैसा पे करता है या ऐसे ही डोनेट करेगा तो वो पॉजिटिव नेचर का इंसान है,
वो कैसा नेचर का इंसान होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा। और जो भी लेता है, गेन करता है, वो कैसा नेचर का होगा? वो नेगेटिव। ऐसे ही समझिए कि वो बस बिना मतलब का अगर किसी से ले लेता है तो वो नेगेटिव। फिलहाल आप नेगेटिव वाला मत सोचिए क्योंकि ये टिपिकली रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मली समझना है कि जो देने वाला होगा वो पॉजिटिव नेचर का। ठीक है, तो पॉजिटिव नेचर का यहाँ पे ये जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव नेचर में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव नेचर का। अब आते हैं साइंस के लैंग्वेज में, देखा जाए तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले सोडियम के पास कितना एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर था 11। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया 11 प्रोटॉन। ठीक है, ये 11 प्रोटॉन हो गया। और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 11। ठीक है, प्रोटॉन का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या किया, ये बेचारा अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन एक घट गया, यानी कि 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन कितना है? 11। दोनों को सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कितना आ रहा है, चार्ज +1। ठीक है, ये दिख रहा है। इस वजह से सोडियम पे +1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। यही चीज यहाँ पे आपको शो कर देना है। ये देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11 हो गया। मास नंबर कितना है? 23। फिलहाल न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया तो हम निकाल दिए, 12 कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है तो 281। अब हम लोगों को बताना व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ Na+। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन करता है तो 281 रह गया। ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ये अपने आप को अलग कर दिया। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या करना है, atomic number of Na plus is 10 because it has 10 electron. Remember that atomic number Z is equal to the number of electron in an atom। और वो उसके एटॉमिक नंबर जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी चलता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10। Na प्लस अगर बात करें तो। ठीक है, तो याद रखना है जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर चुका होगा, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा जैसे ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आपको बस ये आउटर मोस्ट वाला जो डेफिनेशन है उसको याद कर लेना है। और कौन बताए थे? कॉस्केल एंड लेविस और लैंगमुइर। ठीक है, ये सब तो बता चुके हैं। ऑक्टेट रूल, ये प्रॉपर्टी चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी आपको अभी बताया, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही उसका वैलेंसी कहलाएगा, और वही उस पर चार्ज दिया जाएगा। ठीक है, हो गया टाइप ऑफ वैलेंसी। ये देखिए वैलेंसी जो हम आपको ऊपर अभी बता रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर, एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और सेम क्लोरीन इसके जस्ट अपोजिट में वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है। लेफ्ट साइड वाला गेन कहलाएगा, प्लस रहा तो गेन, और राइट साइड वाला डोनेट हो गया। ठीक है, तो ये डोनेट कर रहा है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, जो गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज, और Na+ और Cl-। ये आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ना है। 3rd चैप्टर में पूरा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वैलेंसी ये सब के बारे में। Na और प्लस तो दोनों सेम चार्ज होगा तो डायरेक्ट कंपाउंड बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब आते हैं कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड वाला। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 और 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया? 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता कितना है एक्चुअल में? 6 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में, जिसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने देने का दोनों इक्वल हो जा रहा है, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, टेट्रा का मतलब याद रख लीजिएगा, टेट्रा का मतलब 4 होता है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब आता है आइसोटोप्स के बारे में। ये आइसोटोप्स होता क्या है? ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है वो चीज के बारे में समझेंगे। देखिए
आइसोटोप्स। ठीक है, इसको समझने के लिए सिंपल आपके पी को समझिए। आइसोटोप, हम तीन चीज लिख देते हैं, आइसोटोप्स, आइसो बार, और एक हो गया आइसोटोन। ठीक है, ठीक है, इस तीनों में आपको ये समझना है कि इसमें सेम क्या क्या रहेगा। सेम इसमें एटॉमिक नंबर रहेगा। क्या रहेगा इसमें? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, एग्जांपल अभी हम बताएंगे आपको कि क्या होगा क्या नहीं। आइसोटोप में क्या हो गया कि सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मास है। इसमें सेम एटॉमिक मास होगा। इसमें क्या होगा? सेम एटॉमिक मास हो गया बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गया। थर्ड वाला पॉइंट में क्या है, इसमें बस आपको याद रखना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो आपका सेम होगा। फिलहाल आपको ये दो ही चीज पढ़ना है, आइसोटोप और आइसोबार। अब इसमें अच्छे से समझेंगे आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। आइसोटोन में दो अलग अलग एलिमेंट का, जिस दो एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा उसको आइसोटोन बोलेंगे। फिलहाल आइसोटोप और आइसोबार के बारे में देखते हैं। आइसोटोप में जैसे कार्बन, कार्बन का एक नॉर्मल जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 12, 12, और जो दूसरा वाला आइसोटोप वाला होता है उसका C14 होता है। ये C14 जो लैब में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एज पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यूरेनियम डेटिंग भी होता है। यूरेनियम में क्या होता है, कोई पत्थर वगैरह है, कोई पुराना पत्थर जो हम लोग बता देते हैं इतना साल पुराना ये मंदिर है, वो यूरेनियम डेटिंग से बताता है। और कोई डेड सेल रहता है या डेड अगर कोई मर गया है तो उसके बारे में बताता है कार्बन डेटिंग से, ये कितने साल पहले मरा हुआ है। ठीक है, तो ये सी का 12 हो गया नॉर्मल, और आइसोटोप वाला 14। और दोनों में एटॉमिक नंबर तो सेम है, 6 पर 6। ठीक है, ये पॉइंट आप पढ़ लेंगे कि सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। ठीक है, आइसोबार में क्या आ जाएगा वो चीज को समझेंगे। आइसोबार में जैसे दो एलिमेंट रहेगा, मान लीजिए आर्गन है। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। ठीक है, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया 18 और 20, लेकिन मास पर बात करें तो यहाँ पे भी 40 हो गया और यहाँ पे भी 40। ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आइसोबार और आइसोटोप आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, और जो भी ये बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है इसको आप याद कर लेंगे, ये डेफिनेशन के तौर पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए आइसोटोप के बारे में अभी बताया हम आपको कि एग्जांपल दिया हुआ है। एक है हाइड्रोजन का, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? अलग है। ठीक है, एक का 1 है, दूसरे का 2 है, थर्ड वाले का 3 है। नाम भी उसी के बेसिस पे, प्रोटियम 2, ड्यूट्रियम तीसरा, ट्रिटियम। ठीक है, क्लोरीन का भी होता है 35, 37, एटॉमिक मास अलग अलग। बहुत सारा ऐसा ऐसा एग्जाम्पल। कार्बन का भी ये देखिए C12, C13, C14, इतने सारे आइसोटोप्स हैं। अब ये आइसोटोप्स का यूज बहुत जगह होता है। ठीक है, और यही सेम चीज है, सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। ये सब सबका अपना अपना कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होता है, ऐसा नहीं कि तीनों का तीनों सेम होगा। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, ये एटॉमिक मास हम लोग को एग्जैक्ट याद भी नहीं रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 34.9688, ये इसका एक्चुअल एटॉमिक मास है। और हम लोग ऐसे मास नंबर पे बस 35 इतना ही याद रखते हैं, और एवरेज याद रखना 35.5। ठीक है, ये एवरेज एटॉमिक मास ही हम लोग एक्चुअल में याद रखते हैं 35.5। इतना आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मली बस आपको याद रखना है ये इतना यूनिट होता है। ठीक है,
ये देखिए, बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। इस फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ब्रोमीन का दिया हुआ है 80, ठीक है। ये आपके लिए रहा वर्क, सेम वैसे ही फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। रेडियो आइसोटोप्स जो आपको बता रहे थे, C14 जो है, इसको रेडियो आइसोटोप्स बोला जाता है क्योंकि इससे क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग, इससे एज पता करता है किसी भी चीज का, कोई भी ओल्ड स्पेसिमेन, कोई भी लकड़ी हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले कभी था, ठीक है, इस टेक्निक से। और भी जैसे कोबाल्ट, इसका यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट 60 से क्या करता है, ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का। और ये सारा सब कुछ किया हुआ है। आयोडीन से क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड, जो किसी को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, बैटरी के लिए। फिर यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे यूज होता है। रेडियो एक्टिव Na-24 ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज करते हैं। और फास्फोरस का 32 ये एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं आइसोबार। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी, सेम मास नंबर रहेगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल, कुछ कुछ दिया हुआ है जैसे हम आपको बता रहे थे, आर्गन का और कैल्शियम का, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। समरी ये देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना है, ठीक है। चलिए खत्म।